हे गाइस, आज रात हम उन चहल पहल वाले फोन और टिमटिमाती डिजिटल घड़ियों से बहुत दूर निकल चुके हैं। आप नंगे पैर हैं, एक प्राचीन भारतीय आश्रम के चिकने पत्थर के फर्श पर धीरे धीरे चल रहे हैं। आकाश कोमल नीलाभ है, हवा में चंदन की हल्की सी खुशबू है और दूर से पीतल के बर्तनों की खनखनाहट सुनाई दे रही है। आपके पास घड़ी नहीं है, यहां किसी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी सभी जानते हैं कि कब उठना है, कब मंत्र जपना है, कब खाना बनाना है और कब आराम करना है। और इसका रहस्य एक मिट्टी का घड़ा जो धीरे धीरे पानी टपकाता रहता है। अगर आप अपने फोन की अलार्म पर निर्भर हैं तो शायद आप यहां एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। तो आराम से बैठने से पहले एक पल निकालकर वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लेकिन तभी अगर आपको वाकई में यहाँ की चीजें पसंद आती हैं। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं और अभी आपके यहाँ क्या समय हो रहा है। तुम धीरे धीरे एक पुराने भारतीय आश्रम में चल रहे हो। पैरों के नीचे ठंडी पत्थर की जमीन है और दूर कहीं पानी की कटोरी से गिरती बूंदों की आवाज आती है। टप 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 टप। किसी ने कोई घड़ी नहीं पहनी, लेकिन सबको पता है कब उठना है, कब प्रार्थना करनी है और कब चावल पकने हैं। कैसे? बस एक साधारण पानी का घटयंत्र या जल घड़ी दिखने में बेहद सरल होती है। एक कटोरी में छोटा सा छेद जिसे धीरे धीरे पानी से भरा जाता है। जैसे ही कटोरी पूरी भर जाती है वह डूब जाती है और समय बीतने का संकेत मिल जाता है। तुम आश्रम के कोने में बैठे हो जहां एक बालक बगल में बैठा है और बड़ी श्रद्धा से अपने गुरु के कहे अनुसार हर बार कटोरी डूबने पर मंत्र दोहराता है। तुम्हें अचरज हो रहा है, क्या वाकई केवल पानी से समय मापा जा सकता है? इतिहासकारों का मानना है कि भारत में जल आधारित समय मापन की परंपरा बहुत पुरानी है, संभवतः वैदिक काल से भी पहले की। लेकिन अभी भी इस बात पर बहस होती रहती है कि ये घटियां कितनी सटीक थीं। तुम्हारे सामने बैठे गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, समय को पकड़ना संभव नहीं, लेकिन उसका संकेत महसूस करना वो कला है। बूंदों की आवाज अब तुम्हारे भीतर उतरने लगी है। हर टपकती बूंद के साथ तुम कुछ और शांत, कुछ और स्थिर होते जा रहे हो। और इसी तरह नींद की शुरुआत होती है। तुम अब आश्रम के आंगन में हो, जहां एक साधु बड़ी निष्ठा से जलघड़ी की कटोरी पर नजर रखे हुए है। उसकी आंखें शांत और ध्यानमग्न हैं, जैसे समय के साथ उसकी दोस्ती हो। वह तुम्हें बताता है कि कैसे घटयंत्र सिर्फ समय मापने का यंत्र नहीं, बल्कि ध्यान और धीरज की परीक्षा भी है। कटोरी धीरे धीरे पानी से भरती है और हर बूंद के साथ साधु की सांसों की गति मिलती जुलती चलती है। वह कहता है कि पानी की स्थिर बूंदें समय के असली पहरेदार हैं। तुम्हें समझ आता है कि यह कोई तेज या चटकाने वाला अलार्म नहीं, बल्कि एक शांति का संकेत है। इतिहास में घटयंत्र का उपयोग भारत में प्राचीन काल से होता आ रहा है। खासकर वैदिक युग में, जब सूरज और चंद्रमा की स्थिति से समय निकालना मुश्किल था, तब जलघड़ी से दिन के अंश और रात के अंश का पता लगाया जाता था। हालांकि कुछ विद्वान इस बात पर बहस करते हैं कि क्या ये जलघड़ियां इतनी सटीक थीं कि त्योहार या कृषि कार्य इनके अनुसार निर्धारित किए जा सके। तुम ध्यान से सुन रहे हो जब साधु एक मजेदार बात बताता है। एक बार एक राजा ने अपने जलघड़ी को इतना बड़ा बनवाया कि वह एक छोटे तालाब जैसा लगने लगा था। राजा को लगा कि इससे उसकी सत्ता भी मजबूत होगी, लेकिन पानी के बहाव में इतनी धीमी गति थी कि लोग उसे मजाक में जल राजा कहने लगे। इतिहासकार आज भी बहस करते हैं कि जलघड़ी की यह प्रणाली किस हद तक स्थिर और विश्वसनीय थी। क्या जल स्तर, तापमान और वातावरण की छोटी छोटी बदलावों ने इसे प्रभावित किया होगा? तुम सोचते हो शहरी शोरगुल और डिजिटल अलार्म की दुनिया में ये धीरे धीरे चलने वाली बूंदें एक तरह की राहत है।
तुम्हारे कानों में पानी की बूंदों की टप टप की आवाज धीरे धीरे गूंज रही है और तुम्हें एक अजीब सी शांति मिल रही है। यह शांति उस समय की है जब हर चीज तेज नहीं थी और वक्त को समझना एक धीमी कला थी। तुम अब उस प्राचीन भारतीय शहर के बाजार में हो जहां दिन की शुरुआत घटयंत्र के साथ होती है। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे हैं और बच्चे नंगे पैर गलियों में खेल रहे हैं। तुम्हें पता चलता है कि जल घड़ी का उपयोग सिर्फ आश्रमों या मंदिरों में नहीं था, बल्कि कई पुराने नगरों में भी इसका महत्व था। शिल्पकार, व्यापारी और यहां तक कि न्यायाधीश भी अपने कामों के लिए जलघड़ी पर भरोसा करते थे, खासकर तब जब समय का सही अनुमान लगाना कानून के फैसलों और बाजार के सौदों में जरूरी था। लेकिन क्या तुम जानते हो कि कभी-कभी ये जलघड़ियां समय के साथ लड़ाई का कारण भी बन जाती थीं? ऐसा होता था कि पानी की कटोरी का आकार, जल की गुणवत्ता और मौसम के बदलाव से पानी का प्रवाह धीमा या तेज हो जाता। इसका मतलब था कि कभी-कभी लोग समय से पहले उठ जाते तो कभी देर से, और इस कारण कई बार विवाद भी हो गए कि समय का मतलब क्या है। इतिहासकार अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि जल घड़ी और सूर्योदय सूर्यास्त के आधार पर समय मापन में कितना अंतर था। क्या जल घड़ी को ठीक से बनाए रखना आसान था? क्या इसके रखरखाव के लिए कोई खास रिवाज या कारीगर थे? तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन दिनों समय का माप एक समुदाय की समझ और सहमति पर निर्भर करता था। एक मजेदार तथ्य यह भी है कि कभी-कभी पानी में तैरते हुए छोटे-छोटे फूल या पत्थर भी डाले जाते थे, ताकि जल की सतह पर एक खास निशान बन सके जो समय बीतने का संकेत दे। इसे देखकर तुम सोचते हो, समय की इस नाजुक गणना में कितना सूक्ष्मता और धैर्य था। अब तुम्हारे कानों में जल की बूंदों की आवाज एक धीमी, नियमित ताल में बदल गई है। यह तुम्हें उस समय की दुनिया में और भी गहराई से ले जाता है, जहां हर बूंद का अपना महत्व था और हर बूंद के साथ समय बहता था। तुम अब एक शांत घाट पर खड़े हो, जहां सूरज की आखिरी किरणें पानी की सतह पर नाच रही हैं। जलघड़ी का पानी धीरे-धीरे कटोरी से नीचे गिर रहा है और तुम्हें एहसास होता है कि यह सिर्फ समय नापने का साधन नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक भी था। पानी की नीरवता और उसकी सतत बहाव से जुड़ा था भारत का पुराना कालचक्र। तुम्हें पता चलता है कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में जलघड़ी के कई अलग-अलग डिजाइन थे। कभी कोई घटयंत्र एक सुरम्य फूल के आकार में होता, तो कहीं इसे एक साधारण मिट्टी के बर्तन की तरह बनाया जाता था। यह विविधता उस क्षेत्र की जलवायु, संस्कृति और स्थानीय कला को दर्शाती थी। मजे की बात यह है कि कभी-कभी घटयंत्र में सुगंधित जड़ी बूटियां भी डाली जाती थीं, ताकि समय के साथ एक धीमी, मधुर खुशबू भी फैलती रहे। इसे महसूस करते हुए तुम्हें लगता है कि जैसे समय के साथ-साथ तुम्हारे आसपास की हवा भी बदल रही हो। इतिहासकार इस बात पर बहस करते हैं कि क्या जलघड़ी का उपयोग केवल समय के लिए था या इसका कोई आध्यात्मिक अर्थ भी था। कुछ का मानना है कि जल के प्रवाह को ध्यान और ध्यान की निरंतरता से जोड़ा जाता था, जो साधुओं के जीवन का अहम हिस्सा था। तुम्हें यह सोचकर मजा आता है कि एक साधु जल की बूंदों को गिनते हुए कितनी बार ध्यान की गहराई में खो जाता होगा। तुम ध्यान से देखते हो कि कैसे जल की हर बूंद अपने आप में एक कहानी कहती है, कभी धीमी, कभी तेज, लेकिन हमेशा एक निश्चित दिशा में। तुम महसूस करते हो कि इस धीमी कहानी में समय की सही अनुभूति छिपी है। अब तुम्हें वह पुरानी कहानी याद आती है जो तुमने सुनी थी कि कभी एक राजा ने अपने जलघड़ी को इतना बड़ा बना दिया था कि वह एक तालाब जैसा दिखने लगा था। तुम्हें हंसी आ जाती है और सोचते हो कि शांति का यह प्रतीक कभी-कभी मजाक भी बन जाता था। तुम अब उस पुराने युग की अंतिम शाम में पहुंच चुके हो, जहां जलघड़ी की बूंदें जैसे तुम्हारे कानों में धीमी संगीत की तरह गूंज रही हैं। तुम सोचते हो कि आखिर क्यों इतने सरल और प्राकृतिक तरीकों को आधुनिक यंत्रों ने पीछे छोड़ दिया। प्राचीन भारतीय समाज में जलघड़ी न केवल समय मापने का औजार थी,
बल्कि यह जीवन के चक्र और प्रकृति के नियमों का भी प्रतीक थी। तुम्हें पता चलता है कि खेतिहर किसान, व्यापारी और राजा सभी अपने दिन की शुरुआत और समाप्ति इसी पानी के बहाव के साथ करते थे। मजेदार बात यह है कि जलघड़ी के उपयोग में कभी-कभी छोटे-छोटे समय के खेल भी होते थे, जैसे पानी की कटोरी में पत्थर डालकर बहाव को धीमा या तेज करना। तुम सोचते हो कि इस तरह के नाजुक बदलाव कैसे उस जमाने में लोगों के धैर्य और समझदारी को दर्शाते थे। इतिहासकार अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि जल घड़ी का उपयोग कब और कैसे बंद हुआ। कुछ का कहना है कि यह धीरे धीरे सूर्य की चाल और प्राकृतिक संकेतों से समय मापने की प्रथा में विलय हो गया, जबकि अन्य मानते हैं कि जलघड़ी का प्राचीन जादू तकनीकी बदलावों के साथ कम हो गया। तुम्हें याद आता है कि कभी-कभी जलघड़ी के साथ-साथ मधुर गीत भी गाए जाते थे, जो समय बीतने की धीमी कहानी को और भी मीठा बना देते थे। तुम खुद को उस धीमे गीत के लय में महसूस करते हो, जो तुम्हें अभी भी नींद की दहलीज पर ले जाता है। अब जब तुम्हारे सामने जल की आखिरी बूंद भी गिर चुकी है, तो तुम महसूस करते हो कि समय केवल एक मापक नहीं, बल्कि एक अनुभव है, पानी की निरंतर धारा की तरह, जो कभी रुकती नहीं और तुम्हें धीरे-धीरे सपनों की ओर ले जाती है।